नमस्कार, डिजाना न्यूज़ विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष जोशी और आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है ख्यात तबला वादक पंडित प्रफुल्ल आठले जी। तो आइए उनसे ही जानते हैं, प्रफुल्ल आठले जी से, उनके संगीत के सफ़र को लेकर। प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपने इनवाइट किया तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन एक बात क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि पंडित नहीं हूँ मैं भी अभी सीख रहा हूँ और बहुत आगे भी बहुत सीखना है। और संगीत ऐसी कला है कि आप जितना भी सीखेंगे उतना कम ही होता है। पूरी ज़िंदगी आप सीखते रहो, फिर भी आपको लगता है अरे मुझे कुछ भी नहीं आता है और भी बहुत कुछ करना है आगे। बिल्कुल, हमारी बातचीत की शुरुआत में ही प्रफुल्ल जी ने जिस तरह से अपनी सरलता का परिचय दिया, तो उससे आप समझ सकते हैं कि प्रफुल्ल जी लगभग 30 वर्षों से तबला सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। 40 साल हो गए हैं। प्रफुल्ल जी, पहले गुरु आपके जो थे, उसके बाद फिर आप अल्लाह रखा साहब के पास आप गए, तो ये जो बीच का जर्नी रही, पहले गुरु के बाद, और फिर दूसरी चीज़ ये कि तबला ही आपने क्यों पसंद किया, इस ताल वाद्य के प्रति आपका आकर्षण क्यों रहा, और फिर ऐसा क्यों लगा कि विष्णुपुरीकर जी के बाद आपको उस्ताद अल्लाह रखा साहब के पास आप गए और उसके बाद से आपकी एक सीखने की जो यात्रा है वो प्रारंभ होती है। तो तबले के प्रति आपका शौक क्यों, ताल वाद्य के प्रति ही शौक क्यों रहा, क्यों रुझान रहा, और क्या रहा आपका शुरुआती दौर? ओके, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे फैमिली में म्यूज़िक है। जैसे मेरे दादाजी तबला बजाते थे और वायलिन भी बजाते थे। उनको शौक था वायलिन और तबला दोनों का। और मेरी जो दादी थी वो खुद गाती थी, बहुत अच्छा गाना गाती थी और हारमोनियम भी बजाती थी। तो म्यूज़िक तो हमारे फैमिली में था, लेकिन कोई प्रोफेशनली किसी ने किया नहीं था। और रही बात मेरे पिताजी की, तो उनकी बैकग्राउंड है, क्रिकेट की बैकग्राउंड है। तो ही वॉज लाइक एक्स क्रिकेटर एंड बहुत सारे बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए वो खेलते थे क्रिकेट और इंटर बैंक्स टूर्नामेंट। और उस ज़माने के जितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे, इंक्लूडिंग पतौड़ी साहब, सुनील गावस्कर जी, या फिर हनुमान सिंह जी, या फिर पद्माकर शिवलकर जी, एंड जो बड़े बड़े जितने लोग थे, वो सबके साथ मेरे पिताजी खेल चुके हैं ऑलरेडी। और तो क्रिकेट का बैकग्राउंड हमारे पिताजी का बैकग्राउंड क्रिकेट का रहा। और जहाँ तक कि मुझे मालूम है, उनको मध्य प्रदेश की तरफ से उनको रणजी ट्रॉफी के लिए खेलने के लिए भी उनको इनविटेशन आया था। लेकिन उसी टाइम उन्होंने कुछ जॉब, बैंक ऑफ बड़ौदा का उनको जॉब ऑफर भी था, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन कहने क्या है कि घर में म्यूज़िक है, म्यूज़िक पहले से था। और बहुत छोटे साल की उम्र से पिताजी हमको प्रोग्राम के लिए लेके जाते थे। कोई भी उस ज़माने में तो पूरी रात प्रोग्राम चलते थे मुंबई में। अभी 10, साढ़े 10, 11 बजे का टाइम रिस्ट्रिक्शन आ गया अभी है। लेकिन उस ज़माने तो पूरी रात प्रोग्राम होते थे। और ऐसे ही एक प्रोग्राम में वो मुझे लेके गए थे, किसी का गाना था वहाँ पे, और पूरा रात भर प्रोग्राम था। और रात को 2-2:30 बजे जब ब्रेक हो गया, तो मेरे पिताजी के बगल में बैठे थे बहुत ही गुणी और सीनियर पंडित मुरली मनोहर शुक्ला जी, जो अभी भी है और बहुत सीनियर वोकलिस्ट है, जो मुंबई में है। तो उन्होंने पिताजी से कहा कि ये बच्चा लगता है उसको बहुत ही इंटरेस्ट है तबले में, ये तबला सीख रहा है क्या? तो पिताजी ने कहा नहीं, अभी वो 2-2.5 साल का है, तो अभी क्या तबला बजाएगा और सीखेगा अभी? तो बोले नहीं, लगता है उसको बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो जो तबला प्लेयर बजा रहा है उसको बराबर वो ताल में ताली दे रहा है, और वो बराबर वो ताल में सब चल रहा था उसका। तो उसको लगता है उसको बहुत इंटरेस्ट है, आप उसको तबला में आप ज़रूर भेजिए तबला सीखने के लिए। तो तभी उस टाइम पिताजी ने तभी कहा था कि जब भी 16-17 साल का हो जाएगा तो तभी भेज देंगे, ज़रूर भेजेंगे, आप बोल रहे हैं तो ज़रूर ये करेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, 16-17 की उम्र में वो एक अच्छा मुकाम पे पहुंच जाएगा अगर वो बचपन से शुरू करेगा। तो अगर वो 5-6 की उम्र में अगर शुरू करता है तो 16-17-18 के उम्र में एक अच्छा लेवल पे वो बजा पाएगा, मतलब एक ठीक ठाक लेवल पे वो पहुंच जाता है। तो 16-17 की उम्र में अगर आप शुरू करेंगे तो दैट माइट बी लिटिल लेट, दैट्स व्हाट ही मेंट, राइट? तो ऐसे तो उसके बाद जहाँ मैं रहता था वहाँ पे बाजू वाली बिल्डिंग में गुरु समर्थ गायन वादन विद्यालय का पंडित वसंतराव कुलकर्णी जी का क्लासेस होता था, जहाँ पे विष्णुपुरीकर जी मुझे सबको हम लोग को सिखाते थे। तो उनके पास सीखना जो था वो सब बेसिक ट्रेनिंग उनके पास होता था। उसके बाद करीब में 5-6 साल उनके पास सीखा था।
बाद में अल्लाह रखा जी के पास मेरा मेरा उनके पास और उनका तालीम आपने हुआ। जी पंडित जी की भविष्यवाणी भी जुटला दी कि 17 में परफॉर्म करेगा, लेकिन आपने 11 में परफॉर्म कर दिया 11 की उम्र में। यही दैट हाल वाज मैं लता जी का मतलब भी रहा है। ये लता जी का जन्म इंदौर में रहा है और लता जी ने भी 5 साल की उम्र में गाना शुरू किया था और 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला परफॉर्मेंस दे दिया था। तो इस तरह की कुछ यात्रा आपकी रही। फिर अल्लाह रखा साहब के पास ही जाना है क्योंकि आप पंजाब घराने को सीखना है, ऐसी कुछ मंशा मन में? ऑनेस्टली स्पीकिंग उस जमाने उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं था कि मतलब पंजाब घराना और ये सब इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन अल्लाह रखा जी का नाम तो उनका नाम काफ़ी सुना था और उनको एक दो बार उनके एक दो प्रोग्राम भी उनके रिकॉर्डिंग सुने थे, तो बहुत ही उनको सुन के बहुत ही ज़्यादा मैं इम्प्रेस हुआ था उनका तबला सुन के। और तब से मैं चाहता था कि नहीं, कभी तो इनके पास सीखने का मौका मिलेगा तो बहुत बढ़िया 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 होगा मेरे लिए। तो आपकी जो लगन रही या आपके गुरु का आशीष कहते हैं, उनकी तालीम कहते हैं, यूथ फेस्टिवल की अगर हम बात करते हैं एक 10 साल के बाद में, तो आप कंटिन्यूअस चैंपियन रहे, नेशनल आपने काफ़ी हमारे, तो आप ये कह सकते हैं कि तबला बजाने वालों में सचिन के बराबर थे आप, एक तरह से लेजेंड ऐसा जिस तरह का रहा है। वो तो बहुत ही बड़े क्रिकेटर है, मैं तो बस छोटा सा आर्टिस्ट हूँ। लेकिन या जब भी मैं कॉलेज में पढ़ता था तो ज़रूर उस ज़माने में मैं इंटर कॉलेजेट बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे और उसी टाइम यूथ फेस्टिवल हुआ करता था जो मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से होता, हर एक यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती है, जो AIU की तरफ से होता है, जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है, उनकी तरफ से वो यूथ फेस्टिवल होता है और हर एक यूनिवर्सिटी उसको कंडक्ट करती है। तो तभी मैं फर्स्ट आया था, पहले सेकंड ईयर में फर्स्ट आया था, पहले साल में मुंबई यूनिवर्सिटी में सेकंड आया था। तभी मुझे इंटर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला था क्योंकि मुझे बताया गया था कि जो फर्स्ट आता है सिर्फ उसी को पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिलता है। तो और मैं बहुत ठान लिया था कि मैं बस कुछ भी करके मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है, कुछ भी करके, और मुंबई यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना है। तो अगले साल बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैंने डिसाइड किया कुछ बस आना है तो फर्स्ट ही आना है, सेकंड आने से कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करके रिजल्ट हो गया, मेरे फेवर में हुआ, मैं फर्स्ट आया उसमें। और उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी हुआ जो हमारे जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है, वहाँ पे हम लोग का इंटर यूनिवर्सिटी जोनल कंपटीशन था, उसमें भी मैं फर्स्ट था। और बाद में गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में हम लोग का नेशनल्स था, तो वहाँ पे भी मैं जीता, और वो कर्नाटक में है गुलबर्गा जो यूनिवर्सिटी जो है। और उसी टाइम जो नेशनल यूथ फेस्टिवल, जो राष्ट्रीय युवा उत्सव बोलते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उनकी तरफ से वो प्रोग्राम होता है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर उनका जो है, वो हर साल ये करते। तो उसमें भी मैं उसी साल पहले मुंबई में फर्स्ट आया, बाद में महाराष्ट्र में फर्स्ट आया, और उसमें नेशनल था जो इंटर स्टेट था, तो वो भी उसमें भी मैं पूरा इंडिया में जीत गया था, सेकंड था उसमें। क्लासिकल फॉर्म माना जाता है इसको, शास्त्रीय संगीत भी माना जाता है। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में नवाचार हुए हैं और वो नवाचार भी आपके ही गुरु के बच्चों ने भी शुरू किए हैं, चाहे तौफीक भाई हो, फजल भाई हो, जाकिर हुसैन जी हो। लेकिन ये देखने में आता है कि एक साधना और रियाज बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या कंपेयर करते हैं, जितना पैशनेट आप रहे हैं, जैसे आपने अभी शुरुआत में कहा कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो ये समझती है कि हम बहुत जल्दी सीख जाएं, तो क्या लगता है आपको कि आपने चूंकि एक अच्छी लंबी यात्रा रही है, क्या वाकई इसको जल्दी सीखा जा सकता है या जल्दी सीखना शुरू कर देना चाहिए, या ऐसा क्या मूल मंत्र, ऐसा क्या गुरु मंत्र आज की पीढ़ी को देंगे ताकि वो इस विधा के प्रति आकर्षित भी हो और अपना नाम हासिल बना सके, एक मुकाम हासिल कर सके? ओके, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले अगर अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो सबसे पहले जितने जल्दी आप सीखना शुरू करते हैं, जैसे छोटी उम्र में अगर आप सीखना शुरू करते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अच्छा गुरु मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप कितनी भी टैलेंटेड है लेकिन अगर आपको सही तालीम नहीं मिलती है तो आप कितनी भी टैलेंट है तो आपका टैलेंट वेस्ट हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अच्छे गुरु के पास सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत बार गुरु बहुत बढ़िया होता है लेकिन शागिर्द में कुछ दम नहीं होता, ऐसे भी होता है बहुत बार। तो सिर्फ गुरु अच्छा होने से भी नहीं होता है, आप में टैलेंट होना चाहिए और जल्दी कम उम्र में आपको शुरू करना चाहिए, और उसके साथ साथ बहुत रियाज करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे लोग नहीं करते, कि जो सुनना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पुराने ज़माने के जो उस्ताद थे, उस्ताद तेरौका खां साहब थे, आमिर हुसैन खां साहब थे,
या फिर पंडित शांता प्रसाद जी थे, किशन महाराज जी थे। तो ये जो बुजुर्ग लोग थे, वो जो बड़े बड़े जो कलाकार हुए थे, उनको सुनने से भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत होती है जो सीखने जैसी होती है। और ये आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है कि जो आप गुरु से सीख के नहीं होती है। मतलब गुरु से तो सीखना ज़रूरी है ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो आप सुन के भी सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत ज़रूरी है सुनना भी। और म्यूज़िक में कोई शॉर्टकट तो नहीं होता है, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। तो आप कोई भी चीज़ का अगर आप म्यूज़िक में अगर आप शॉर्टकट करोगे तो वो उतना आपका क्वालिटी नहीं रहेगा परफॉर्मेंस का, जो भी है। क्योंकि मैं शास्त्रीय संगीत के बारे में इतना तो नहीं जानता, लेकिन मैंने गायकी में ज़रूर घरानों के बारे में सुना था कि गायकी ये किराना घराने की गायकी है या ये बनारस घराने की गायकी है। लेकिन जब मुझे पता चला कि तबला में भी घराने चलते हैं, तो ये घरानों की परंपरा क्या रहती है? क्या इनमें कुछ जो राग रहते हैं या जो इनके ताल का स्टाइल रहता है? जैसे कुछ अमीर खुसरो के भी 2 ताल आज भी उसी जो अमीर खुसरो के समय में खुरदस्त, मुझे पता नहीं क्या है वो नाम। जी। तो आपने इन घरानों का भी अध्ययन किया, आपने भले ही अल्लाह रखा साहब से शिक्षा ली, लेकिन दूसरे घरानों के लिए भी आपने सीखने की कोशिश की। तो तबलों में घरानों का क्या महत्व है और ये घराने किस हिसाब से जाने जाते हैं? डेफिनेटली तबले में घरानों का बहुत महत्व है। मतलब जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग। तो घराना मतलब वही है, स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग। तो अलग अलग घराने हैं, जैसे तबले में 6 घराने हैं जो जहाँ तक मैं जानता हूँ। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट घराना है दिल्ली घराना। तो दिल्ली से फिर लखनऊ, अजराड़ा, ये सब घराने दिल्ली से आए। और पंजाब, बनारस एंड मेरे ख्याल से फरुखाबाद, राइट। तो ये टोटल 6 घराने हैं तबला में, और हर एक घराने की खुशबू अलग है। मतलब आप देखोगे कि जो थिंकिंग मेथड है, मतलब जो सोचने का जो तरीका है वो अलग है, हाथ रखने का तरीका अलग है, बजाने का है। उसका कोई भी चीज़ आप कोई भी कॉम्पोजिशन आपको आप लेके उसको आप जो डेवलप करते हैं, उसका जो इम्प्रोवाइजेशन आप होता है, तो हर एक घराने के हिसाब से वो अलग अलग होता है, अलग अलग घराने के हिसाब से। और कोई घराने में अभी जैसे दिल्ली है, उसमें आप देखोगे कि तीटे जो बोल है तबले का, उसमें उसके बहुत सारे कॉम्पोजिशंस उसमें आपको मिलेंगे दिल्ली घराने में, जिसमें 2 उंगलियों का तीटा का बहुत यूज़ होता है। जैसे धा तीटा धा तीटा धागे तिन्ना किन्ना, या फिर एक छोटा सा कायदा है लेकिन बहुत बढ़िया है, धा तीटा धा तिन्ना ताता तीटे धा तिन्ना। तो ये दिल्ली घराने की खासियत है। और वैसे ही अगर आप देखोगे तो हर एक घराने में अलग अलग कुछ ना कुछ तो खासियत उनकी है। तो जैसे अगर अजराड़ा घराने की बात करूँ, तो बहुत सारे उनके जो कॉम्पोजिशन है वो बाया ओरिएंटेड होते हैं, बहुत सारे। मतलब जिसमें बाया का काम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे धागे न तिन धा धा गेगे ना के दिन धागे त्र के दिन गेगे ना के दिन दिना गिना गेना धा गेगे ना के दिन गेगे ना के दिन धागे त्र के दिन गेगे ना के दिन तिना के नता के न तिन नता। ये जो कॉम्पोजिशन इसमें बहुत बाया का काम है उसमें। तो ये अजराड़ा घराने की विशेषता है कि जिसमें ज़्यादा करके बाया का काम होता है। और दूसरी ये और भी होता है कि कोई भी कायदा होता है उसका, जो उसके 2 भाग होते हैं, जैसे एक भरी होता है, खाली होता है, लाइक फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, राइट। तो जो खाली में होता है तो भरी का ही मिरर इमेज होता है खाली में, राइट। लेकिन अजराड़ा घराना में उसकी खाली अलग से होती है और वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको किया जाता है अजराड़ा घराने में। तो वो अजराड़ा का ये हो गया। पंजाब में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पखावज, तबले का जो ओरिजिन है वो पखावज है, पखावज से तबला आया है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो बहुत पंजाब घराने में अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत पखावज के कॉम्पोजिशंस का बहुत इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा। वैसे भी बनारस में भी है, लेकिन जिस तरह पंजाब में जो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, पंजाब में जो हम लोग बजाते हैं तो वो ज़्यादा करके ओरिजिनली पखावज के बोल होते हैं, उसको तबला के लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके उसको तबले के अंदाज में हम लोग बजाते हैं। और जो बनारस में होता है वो भी पखावज के अंदाज से ही होता है, लेकिन वो बजाने का तरीका भी पखावज के अंदाज में ही होता है बनारस में। और बाकी लखनऊ और फरुखाबाद में बहुत बढ़िया, बहुत कमाल के उस्ताद हुए थे। जैसे फरुखाबाद में उस्ताद करामतुल्लाह खां साहब बहुत बड़े थे, उस्ताद मसीद खां साहब जो थे, उस्ताद आमिर हुसैन खां साहब, तिरकवा खां साहब, ये सब लोग बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं। इनसे भी बहुत कुछ सीखने आए हैं। और ये लोग ने इतने कॉम्पोजिशंस बनाए थे, जो पुराने ज़माने के जो बुजुर्ग लोग थे, उस्ताद लोग थे। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी नए जनरेशन को
नया कुछ कॉम्पोजिशन बनाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने इतना किया करके रखा है, बस उसी को अगर आप अच्छे से रियाज करके अगर अच्छे से उसको पेश करेंगे तो वो भी इनफ है। लेकिन हर एक का अपना अपना सोच होता है, तो अपने हिसाब से चलना भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है, वो भी है थोड़ा। आप विदेशों में यूएस के रिनाउंड स्कूल के भी आप टीचर हैं, वहाँ भी आप तबला सिखाते हैं जी। वहाँ जो लगाव है हमारे इन वाद्यों के प्रति, क्योंकि वेस्टर्न क्लासिक भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उसका हिस्ट्री है, लेकिन हमारा जो इंडियन क्लासिक म्यूज़िक है और काफ़ी पसंद किया जाता है, कई अच्छे सारे लोग होते हैं, जैसा आपने कायदे घराने इन तमाम सारी चीज़ों की बात की, जब आप किसी को सिखाते हैं तो आप किसी घराने से बंधे होते हैं या उसको आपकी टीचिंग के अंदर इन सारी चीज़ों का समावेश कैसे कर पाते हैं? और ख़ास तौर पर जहाँ पर भाषा एक बहुत बड़ा जो नोट्स है सारे दादिन दिन जो भी आपके कायदे के नोट्स हैं वो सब हिंदी के हैं और वेस्टर्न नोट्स अलग लेवल के होते हैं, लेकिन जब आप उनको सिखाते हैं तो कैसे उनको समझा पाते हैं? वो क्या कुछ चुनौती रहती है आपके सामने, चैलेंज रहता है कि नहीं यार एक तो मेरा भारतीय म्यूज़िक और मैं अगर इनको सिखा रहा हूँ और उनके प्रोनाउंसिएशन में या कभी कायदा उनको पढ़ना पड़ा और कुछ दिक्कत रहे तो उससे तो, क्योंकि ताल वाद्य है, आपने किशन महाराज का उदाहरण दिया तो उनका एक सोशल मीडिया में वीडियो है जिसके अंदर वो बोल रहे हैं और वो शब्दों को ताल में बता रहे हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण लगता है आपको, या आपको लगता है वाकई वो बहुत ईमानदारी से सीखते हैं? ज़रूर, वो डेफिनेटली बहुत ऑनेस्टी और ईमानदारी से सीखते हैं और रियाज भी रेगुलरली करते हैं। जो वहाँ के मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, 8-10 स्टूडेंट्स होंगे, बहुत ही सिंसियरली सीखते हैं। मतलब सभी, देखिए आपको फैक्ट ये होता है कि आपको 100 में से 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे कि जो बहुत ही ईमानदारी से सीख रहे हैं, सिंसियरली सीख रहे हैं और हर दिन वो चीज़ का रियाज कर रहे हैं जो आप सिखा रहे हैं। तो ऐसे मेरे 8-10 स्टूडेंट्स हैं फिनिक्स में, जहाँ मैं सिखाता हूँ, फिनिक्स घराना जो स्कूल ऑफ इंडियन आर्ट्स जो है अरिज़ोना में, जहाँ मैं सिखाता हूँ वहाँ पे, तो बहुत 8-10 स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे सिखाना एक थोड़ा सा चैलेंज ये होता है कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको बोल के मतलब उनसे सीरियसली तबला का रियाज करवाना एंड अच्छे से उनको तालीम देना जैसे हम लोग सीखे हैं, तो वो थोड़ा सा वहाँ का थोड़ा अंदाज़ थोड़ा अलग होता है, उनके अंदाज़ में थोड़ा सिखाना पड़ता है थोड़ा, लेकिन वहाँ पे भी बच्चे सीरियसली करते हैं जो भी है। लेकिन यही होता है, फ़र्क यही है कि यहाँ पे जो बच्चे जो सीखते हैं और वहाँ सीखते हैं, यहाँ पे बच्चे ये इंटेंशन से सीखते हैं कि मुझे आगे जाके बड़ा आर्टिस्ट बनना है। वहाँ पे वो एक नहीं होता है। वहाँ पे जो मैंने देखा है तो ज़्यादा करके मतलब एक सर्टन लेवल पर तक वो बहुत अच्छा सीखते हैं। बाद में एक बार उनका यूनिवर्सिटी का उनका एजुकेशन शुरू हो गया तो बाद में बहुत मुश्किल से ये होता है, लेकिन उसमें से भी कुछ बच्चे होते हैं कि वो बाद में भी उनको कंटिन्यू करना होता है, तो वो बाद में सीखते रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही आपको 1 या 2% आपको स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे। प्रफुल्ल जी, कई उस्तादों के आपने नाम लिए, कई गुरुओं के नाम आपने अभी अपनी चर्चा में लिए हैं, लेकिन मैं यदि एक सामान्य व्यक्ति की तरह सोचूं तो तबला सुनते ही मेरे जहन में उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम आता है। बिल्कुल। तो ये हम ऐसा सोचते हैं कि जहाँ तबले की बात आती है तो उस्ताद जाकिर हुसैन, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस वाद्य को जनमानस तक पहुँचाने में सफलता प्राप्त की है कि तबला बोला कि जाकिर हुसैन जहन में आता है। तो क्या ऐसा वजह है, क्योंकि आप कई मास्टरों से आप मिले हैं, कई से आपने लोगों से आपने तालीम ली है, सीखा है, क्या वजह है आपको लगता है कि ऐसा क्यों? और एक बार जब वो इंदौर आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि उस्ताद जी क्या राज है आपके तबला वादन का, क्या यूएसपी है? तो उन्होंने कहा था जॉनसन बेबी पाउडर। एक लेवल पे उन्होंने ये चीज बात कही थी। हालांकि खैर उन्होंने बाद में विस्तार से हमको सबको बताया था, लेकिन ऐसा क्यों है कि इतने सारे गुरुओं होने के बाद भी आज अगर हम बात करते हैं तबला में तो हमको जाकिर हुसैन जी का नाम सामने आता है, या बांसुरी की बात करते तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का नाम सामने आता है, या अमजद अली खान साहब का नाम सामने आता है, ये वाद्य शास्त्रीय वाद्य संगीत की बात करें तो क्या वजह है उसके पीछे? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली तबले का नाम लेंगे तो जाकिर जी का ही नाम पहले आता है सबसे पहले। उसके पीछे मुझे लगता है ये कारण है कि उन्होंने जो जितनी साधना की है शायद ही किसी ने उतनी की। ऑफ कोर्स पहले के ज़माने के भी बहुत बुजुर्ग लोग थे, ये जो भी है, लेकिन तबले को जो पॉपुलराइज करने में जो उनका कंट्रीब्यूशन है और उनकी जो सोच से उन्होंने, जो उनका अंदाज़ है, जो सोच से उन्होंने जो आगे उन्होंने किए हैं, बहुत सारे उनके खुद के भी कॉम्पोजिशंस है और एक से एक बढ़िया एक कॉम्पोजिशंस है। तो मतलब और उन्होंने हर एक चीज़ का मतलब अभी जैसे तबला सोलो है
तबला तो अलग अलग चीज़ों के लिए बजता है, एक तो सोलो में बजता है, एक तो गाने के साथ बजता है। अभी आप गाने के साथ अब अगर आप देखोगे तो उसमें भी क्लासिकल होता है, ख्याल गायकी अलग है, ठुमरी गाना अलग है, गज़ल गाना अलग है। तो अगर आप उनको सुनेंगे तो हर एक चीज़ में उनका उनका मास्टरी है। मतलब अगर आप उनको सुनेंगे कि वो ख्याल के साथ बजा रहे हैं, तो अगर आप आंख बंद करके अगर सुनोगे, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे ये बंदे ने पूरी ज़िंदगी भर शायद ख्याल के साथ ही बजाया होगा इन्होंने। मतलब उनका वो इतना इतना वो पूरा ट्रेडिशनली ऑथेंटिक बजता है उनका कि आप मतलब आपको लगेगा कि बस उन्होंने पूरा ज़िंदगी ख्याल के साथ ही बजाया है। लेकिन हालांकि फैक्ट ये है कि बाकी हर एक चीज़ में उनकी क्या बोलते हैं, हर एक चीज़ में वो कमाल के है। जैसे सोलो भी उनका लाजवाब है। मतलब जो भी हम लोग छोटा मोटा बजाते हैं उनको सुन के भी हम लोग बहुत कुछ उनको सुन के और अल्लाह रखा जी जो उनके फादर थे उनके पास सीखे और जाकिर जी को सुन के, क्योंकि जब भी मैं सीखता था गुरु जी के पास तो उनको मैंने बहुत ज़्यादा लाइव खास साहब को नहीं सुना बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं बचपन से जाकिर जी को मैं बहुत लाइव सुनते आ रहा हूँ। तो मेरे ऊपर भी उनका बहुत इन्फ्लुएंस है मेरे। और जो भी हम लोग बजाते हैं तो नॉट जस्ट मी, हर एक तबला वादक जो है ना उनका म्यूजिक में तबले में उनका इतना कंट्रीब्यूशन है कि हर एक के ऊपर जाकिर जी का इन्फ्लुएंस है, हर एक है। मतलब कुछ भी वो कोई भी आप तबला प्लेयर को सुनेंगे आपको कहीं ना कहीं जाकिर जी का इन्फ्लुएंस दिखेगा ही दिखेगा। तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में कि अल्लाह रखा साहब भले ही पंजाब घराने से ताल्लुक़ रखते हो लेकिन तबले का उनका एक अपना घराना है, क्योंकि नवाचार की शुरुआत भी उन्हीं के परिवार से होती, चाहे वो तौफीक कुरैशी जी हों या फजल भाई हों, जिन्होंने एक वेस्टर्न और फ्यूज़न म्यूज़िक के साथ भी खासतौर पर ताल वाद्यों के तबले को छोड़कर जो अदर परकनिश वाद्य हैं उनको मिला के ये चीज़ की है। कितना इसको किस लिहाज से देखा जाता है कि अगर आप एक ड्रमर के साथ एक तबला परफॉर्म हो रहा है या एक फ्यूज़न हो रहा है, वेस्टर्न और इंडियन म्यूजिकल दो मिल रहे हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये गलत है, कुछ लोग उसकी पैरवी करते हैं। म्यूज़िक के लिहाज से आपको क्या लगता है कि कितना जायज़ है ये फ्यूज़न का जो परंपरा है? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कोई उसमें गलत तो कुछ है नहीं। जो फ्यूजन प्रोग्राम जो मैं देखा हूँ और मतलब देखते आया हूँ, तो हिंदुस्तानी नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक और कर्नाटिक जो साउथ इंडियन म्यूज़िक है और वेस्टर्न म्यूज़िक, तो बड़े बड़े आर्टिस्ट आके उसमें वो बहुत सारा उसमें एक्सपेरिमेंट्स भी होते रहते हैं उसमें। तो नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम वो बहुत बढ़िया ही होगा, बट जहाँ तक मैंने जो बड़े बड़े आर्टिस्टों के जो फ्यूजन देखे, जैसे जाकिर जी का जो एल्बम है रिमेंबर शक्ति, अगर आपको शायद पता है तो बहुत ही मतलब अभी 90s में तो इट वाज लाइक हिट जो एल्बम था, और उनके काफ़ी परफॉर्मेंसेस भी होते रहते थे जिसमें जॉन मैक्लोफ्लिन होते थे जो गिटार बजाते थे, और उस्ताद ऑफ कोर्स जाकिर जी तो होते ही थे, लेकिन विद्वान विकू विनायक राम जी होते थे, एल शंकर जी होते थे उसमें। तो वो बहुत ही बढ़िया उनका वो प्रेजेंटेशन होता था, तो वो बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही बढ़िया होता था रिमेंबर शक्ति में। और भी बाकी भी बहुत सारे उनके जो ग्रुप ये परफॉर्मेंसेस होते रहते, उसमें जो फ्यूजन आप देखोगे वो बहुत ही बढ़िया होता है, और उसमें हर एक इंस्ट्रूमेंट को एक स्कोप होता है कुछ ना इम्प्रोवाइजेशंस के लिए। तो डिपेंड करता है कि आर्टिस्ट कौन है उसके ऊपर होता है। तो अगर सब आर्टिस्ट अगर बढ़िया है तो डेफिनेटली वो मैक्सिमम मुझे लगता है 80-90% तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा ही होगा, अगर वो ऑन द स्पॉट भी अगर जैम कर रहे हैं तो भी। और वो एक उसकी मज़ा अलग है। तो सब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक अगर आप सुन रहे हो तो आपको फ्यूजन भी अच्छा लगेगा, उसके लिए एक अलग से आपका लाइकिंग होता है। तो सबको अच्छा लगेगा ये मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तो एंजॉय करता हूँ हर एक चीज़। म्यूज़िक में जो आता है सब मैं एंजॉय करता हूँ, और फ्यूजन है या क्लासिकल, ऑफ कोर्स हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक तो सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, लेकिन बाकी चीज़ें भी है, और उसमें एक्सपेरिमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है, मुझे लगता है करते रहना चाहिए। उसमें से कभी कभी बहुत कुछ अच्छा कुछ निकल के आ सकता है, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी। तो ये थे प्रफुल्ल जी जिन्होंने हमें बताया उनके संगीत के सफ़र के बारे में, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप जितनी अच्छी साधना करेंगे, रियाज़ करेंगे, वही आपको
परफेक्ट बनाती है। वहीं उन्होंने जो फ्यूजन म्यूजिक को लेकर जो एक माइंडसेट बनाया जाता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने संगीत के क्षेत्र के लिए, क्योंकि संगीत एक व्यापक है, उसको हम बांट नहीं सकते कि ये भारतीय है या पाश्चात्य है, संगीत का अपना एक अलग विश्व है, अलग एक संसार है। तो फ्यूजन के भी वे विरोधी नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो जड़ है, जो हिंदुस्तानी संगीत है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, वे उसे भी एंजॉय करते हैं। तो कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ आशीष जोशी, डिजाना न्यूज़, इंदौर।